हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावा ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन वाई। कि एथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, क्यों है। तो देखो ये एथिल एमीन और ये एनिलीन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब इनमें से देखते हैं कि एथिल एमीन का नाइट्रोजन लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा या फिर एनिलीन का नाइट्रोजन लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा। तो देखो यहां पर एथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसकी तरफ। तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगे। जबकि जो रिंग होती है ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी तो ये नाइट्रोजन है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये लोन पेयर डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल होंगे, जबकि ये लोन पेयर डोनेटिंग के लिए ज्यादा अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये लोन पेयर ज्यादा डोनेटिंग के लिए अवेलेबल होंगे और ये लोन पेयर कम डोनेटिंग के लिए अवेलेबल होंगे। क्योंकि जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी। जब ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को कम करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेमीन इज लेस बेसिक देन मेथिल एमीन वाई। तो देखो सेम टू सेम ये का ये रीजन है और ये मेथिल एमीन। ठीक है, अब क्लोरीन करता है माइनस आई इफेक्ट शो, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये लोन पेयर लेस अवेलेबल है डोनेटिंग के लिए। जबकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, यह प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप शिफ्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर जल्दी निकलेंगे यहां से, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये जल्दी बाहर निकलेंगे, यानी कि ये लोन पेयर है जो डोनेटिंग के लिए है वो ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए मेथिल एमीन क्लोर एमीन की तुलना में ज्यादा बेसिक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये सभी की सभी एमीन है, तो पहले आप एमीन समझो क्या होती है। देखो ये अमोनिया, ठीक है, अब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ जाए ना, तब आपके पास बनती है प्राइमरी एमीन। ठीक है, अब अमोनिया से दो हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए तो वो होती है सेकेंडरी एमीन। और अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन निकल जाए और तीन एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाए ना, तो वो होती है अपनी टर्सरी एमीन। ठीक है, तो गाइज टर्सरी एमीन, जो टर्सरी एल्किल एमीन है वो ज्यादा बेसिक होती है। देखो अब इनकी बेसिसिटी की कंपैरिजन करते हैं। वैसे एमीन की जो बेसिसिटी है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हम लगाते हैं, लेकिन यहां पर हमें केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो देखो ये प्राइमरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन। तो इनमें पहले देखते हैं कौन ज्यादा बेसिक है। तो आपको पता है कि जो लोन पेयर दे वो बेस और जो जल्दी लोन पेयर दे वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। यहां पर इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहां पर आ रहे हैं तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन।
तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि ये जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि टर्सरी एमीन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है। अब देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या है। तो देखो यहां पर ये जो सी है ना, ये टर्सरी एमीन है, क्योंकि देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। आप ऐसा देखो कि 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हो तो वो तो प्राइमरी एमीन, अगर एक हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी एमीन, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो टर्सरी एमीन। तो ये टर्सरी एमीन है। इसमें इस नाइट्रोजन के पास 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, यानी कि इसका लोन पेयर बहुत जल्दी डोनेट होगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक तो ये है। तो देखो इसका ऑर्डर बनाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ये है, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, क्योंकि इसमें देखो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस तरफ से और इस तरफ से। तो सेकंड नंबर पर आपका होगा डी। अब देखो ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी प्राइमरी एमीन है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा बेसिक है। तो देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आने का एक ही वे है, ये देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आने के 2 वे हैं। कैसे हैं? एक तो देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वैसे है दोनों ये प्राइमरी एमीन ही, ठीक है ना, कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो प्राइमरी एमीन, 2 निकल जाए तो सेकेंडरी और तीनों निकल जाए तो टर्सरी एमीन, ठीक है। तो देखो है तो दोनों प्राइमरी एमीन ही, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आने का वे एक ही है। इसमें देखो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो यह ज्यादा बेसिक, यानी कि इसके लोन पे जल्दी निकलेंगे। तो उसके बाद आएगा आपके पास ये, और सबसे लास्ट में ए आपका आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग, इनमें से बेसिक कौन है ज्यादा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बना लेते हैं, तो CH3 और NH2। उसके बाद ये बना लेते हैं CH3 CH2 NH2। उसके बाद ये बना लेते हैं CH3 NH2 और उसके बाद अमोनिया। तो देखो इसमें ये भी प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी प्राइमरी एमीन है और ये अमोनिया है। लेकिन इस प्राइमरी एमीन में इलेक्ट्रॉन आने का वे देखो, इस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना, तो इसके जो लोन पेयर है वो ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक ये है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन बड़ा एल्किल ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ना, तो उसके बाद ये आ गया। अब इसमें छोटा एल्किल ग्रुप है तो कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो उसके बाद ये, और इसमें एल्किल ग्रुप है ही नहीं, तो सबसे लास्ट में ये बेसिक होगा। तो ये, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर एसिडिक बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो देखो ये तो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखो ये फिनॉल और जो ग्रुप लगा रहता है ना उसके पास वाली पोजीशन ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा। तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन है तो ये नाइट्रो, और पैरा नीचे वाली पोजीशन होती है तो ये पैरा पोजीशन। अब देखो गाइज इस पर क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, लेकिन वो हम रिजोनेंस इफेक्ट में पढ़ेंगे। यहां पर एक सिंपल सा याद रख लेना। अब देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो देखो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो गाइज इनमें से ये पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है।
ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए इसका हाइड्रोजन निकलना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता नहीं है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो गाइज इस पर ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो हम रिजोनेंस इफेक्ट में पढ़ेंगे। एक बार बस आप इतना ध्यान रख लेना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है, यानी कि बाहर निकल नहीं पाता। अब बाहर नहीं निकलेगा तो लेस एसिडिक, और ये आपका हाई एसिडिक। तो एक बार ध्यान रख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन हम रिजोनेंस इफेक्ट में पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो कार्बोकैटायंस है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं कि CH3, उसके बाद में ये कार्बन इस पर प्लस और इससे 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसे खोल के लिखोगे ना तो इस टाइप से लिखा जाएगा ये। उसके बाद हम ये लिख लेते हैं कि ये कार्बन है CH3 और ये CH3। उसके बाद ये तो ऑर्डर से बने ही हुई है, अभी देख लो, बस आपको समझना है। और ये तो गाइज आपको पता है कि जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, यानी कि सभी के चारों के जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड कहाँ कम है, कहाँ पर कम प्लस चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो यहां से और यहां से, तो ये सबसे कम प्लस होगा। अब इसमें भी तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये 2 एक्स्ट्रा वे है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे तो इसका प्लस और कम हो जाएगा। उसके बाद ये अब इस प्लस को कम करने के लिए 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये प्लस, इस प्लस को कम करने के लिए एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस ये होगा, क्योंकि इसको कम करने के लिए केवल एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सबसे कम प्लस, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा, क्योंकि देख लो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम प्लस यानी कि ज्यादा स्टेबल। अब इसमें भी तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि देखो इधर से भी इलेक्ट्रॉन है इधर से भी, क्योंकि एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यह प्लस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। इस प्लस में तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि जितना प्लस कम होगा आपका कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे के ऐसे ऑर्डर हमें कार्ब एनायन में देखने हैं। तो देखो इन सब का कार्ब एनायन बना लेते हैं, बस यही क्वेश्चन है, इन सब का कार्ब एनायन बना लेते हैं। तो आपके पास देखो CH3 CH CH3 C CH3 और ये CH3, यहां पर माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज और ये। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन प्लस को तो कम करते हैं लेकिन माइनस को ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा माइनस होगा, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर, और सबसे कम माइनस यहां पर होगा, क्योंकि देखो यहां पर इस कार्बन के पास अभी हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्लस को तो कम करते हैं लेकिन माइनस को बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा माइनस मैग्नीट्यूड में, उसके बाद यानी कि इस मैग्नीट्यूड में सबसे कम नेगेटिव चार्ज यहां है, और चार्ज जहां पर कम होता है वो स्टेबल, यानी कि इस बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। कार्ब एनायन की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट।
देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होता है कि दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है, उन पर चार्ज कितना है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, वह उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। बस पोलैरिटी देखनी है हमें। तो देखो आपके पास है CH3Cl, CH3Br, CH3F और CH3I। अब आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव। ऐसे ही ब्रोमीन भी करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। फ्लोरीन नेगेटिव और पॉजिटिव, और आयोडीन नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा आएगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो ये पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, यानी कि इसके चार्ज मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, तो यह सबसे ज्यादा पोलर होगा, यानी कि मैथिल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3CH2Cl इज ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब यह जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो देख लेते हैं। तो CH3CH2Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो गाइस ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ठीक है, इतनी बात याद रखना कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, लेकिन आप इतना याद रख लेना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें s करेक्टर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होते हैं। तो इतना आप याद रख लेना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि ये कार्बन पावरफुल है और ये कार्बन कम पावरफुल है। अब आपको पता है कि क्लोरीन -I इफेक्ट शो करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इधर इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि यह कार्बन कम पावरफुल है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने देगा, और यह कार्बन ज्यादा पावरफुल है तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट उतने ज्यादा नहीं करने देगा, यानी कि क्लोरीन यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, जबकि यहां से ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करेगा तो यह माइनस चार्ज क्या होगा, कम, और यहां से यह कार्बन कम पावरफुल है तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यह माइनस ज्यादा होगा, यानी कि यह ज्यादा पोलर है जबकि यह कम पोलर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स ऑफ वाइडली डिफरेंट। तो देखो दो एटम मान लो ये है, इनमें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन यानी कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ओर, तो हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी विस्कोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है। अब हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, यह ज्यादा पावरफुल है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले जाएगा, तो H+ और Cl- लो हो गया हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो क्यों हुआ, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और बाहर चला जाएगा। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following acids has the smallest dissociation constant? तो इनमें से डिसोसिएशन कांस्टेंट स्मॉल किसका होगा। देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से शो करते हैं। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है कि एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो यहां हमें यहां पर स्मॉलेस्ट पूछा है, तो यानी कि जिस एसिड की एसिडिटी कम है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा। तो आपको इन चारों में से वीक एसिड देखना है, तो देख लो भाई। तो एक तो ये आपके पास, ठीक है, एक ये है,
ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो देखो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, यानी कि ये तो एसिडिटी को बढ़ाता है। तो हमें तो वीक एसिड देखना है, यानी कि ये दोनों तो होने ही नहीं है। अब इन दोनों में देखो, ये ब्रोमीन एक तो यहां पर लगा हुआ है और एक यहां पर लगा हुआ है, तो ये ब्रोमीन पास में लगा हुआ है ना इसके, तो पास में लगा हुआ ब्रोमीन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यह ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी कि सबसे कम एसिडिक कौन हुआ, ये हुआ, क्योंकि ये ब्रोमीन दूर लगा हुआ है तो कम इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो यहां से H कम निकलेगा। आपको पता है ना कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे कम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका होगा। अब देखो नेक्स्ट, विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो सिस टू ब्यूटीन, तो ब्यूटीन ये आपकी ब्यूटीन और सिस का मतलब सेम ग्रुप ए की तरफ लगे हुए हो, ठीक है। ट्रांस टू ब्यूटीन, अगर ये जो सेम है एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे तो सेम ट्रांस बोलेंगे। तो ये H और ये H, ये CH3 और ये CH3, ये ट्रांस हो गया। अब वन ब्यूटीन, तो वन ब्यूटीन ये हो जाएगा, ठीक है। इन H को हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये H CH2 CH3, ये वन ब्यूटीन है, ठीक है। और 2 मेथिल 1 प्रोपीन, तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन, तो ये लो CH2, तो ये 2 मेथिल। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, ये sp2 और ये sp3, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, ये। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये कार्बन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि sp2 है, और ये कार्बन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो इसका आंसर होगा ट्रांस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो गाइज अब और क्वेश्चन करते हैं आगे। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो इनको बनाते हैं, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये आपकी बेंजीन, ये इसकी 1 पोजीशन, तो 2 3 4 ये पोजीशन। उसके बाद सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, एथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सिस का मतलब क्लोरीन है ना, जो डाइक्लोरो वो एक ही तरफ लगे हुए हैं, उससे हम बोलते हैं सिस। और ट्रांस का मतलब ये दोनों क्लोरीन, यानी कि दो सेम ग्रुप एक दूसरे के एंटी लगे हुए हो। तो इनमें से देखते हैं कि कौन डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, यह क्लोरीन करेगा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो डाइपोल मोमेंट 0। क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट ये हो गया, तो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ये ऐड होगी, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यह डाइपोल मोमेंट शो करेगा। अब इसमें देख लेते हैं, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट ये, क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट ये, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। तो इसमें से डाइपोल मोमेंट करेगा सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1,4 एंड 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन विच शो डाइपोल मोमेंट। तो देखो 1,4 तो अभी बनाया था हमने, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो ये तो हो गया 1,4 और ये हो गया 1,2, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्योंकि देखो 1 2 और 1 2 3 4, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर, डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर, कैंसिल आउट, डाइपोल मोमेंट 0। इसमें डाइपोल मोमेंट इधर और इसमें इधर, तो ये तो ऐड होंगे, तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट है वो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन शो करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर कंपाउंड। तो इनमें से पोलर कौन है, तो C2H6 CH3 और CH3। आपको पता है कि H इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये नॉन पोलर है। अब CCl4, तो ये लो
समझने के लिए ऐसा बना लो, अदरवाइज इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ध्यान रखना, तो वो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट इधर 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 और इधर कैंसिल आउट, तो डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। CH3Cl, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, यानी कि डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। CH4 वैसा का वैसा, और हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट शो ही नहीं करता, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0। तो इनमें से जो डाइपोल मोमेंट शो करेगा यानी कि पोलर कंपाउंड होगा वो मेथिल क्लोराइड होगा। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।